आइए आज हम फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन हरियाणा यानी कि हरियाणा के भौतिक पर्यावरण व सतत विकास पर चर्चा करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि भौतिक पर्यावरण क्या होता है। सबसे पहले हरियाणा के बारे में देखेंगे कि किस तरह से हमें लंबी दूरी तक हमें तय करनी चाहिए ताकि पर्यावरण भी शुद्ध रहे और आगे की पीढ़ी है उसके लिए भी पर्यावरण लगातार बढ़िया ही होता रहे। इस पर चर्चा करेंगे। हम देखेंगे सबसे पहले हमने पहले वैसे तो एक्सप्लेन कर चुके हैं हम कि पर्यावरण क्या होता है। हमारे चारों ओर का माहौल फैला हुआ होता है और वो हमें प्रभावित किए बिना नहीं रहता है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। एक डेफिनेशन भी इसमें जो है चारों तरफ से मानव घिरा हुआ होता है और चारों ओर से चाहे वो प्राकृतिक तत्व हो चाहे वो मानवीय तत्व हो, वो बगैर मानव को या जीवों को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकते। आज हम सिर्फ प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में ही चर्चा करेंगे कि किस तरह से प्राकृतिक पर्यावरण मानव को प्रभावित करता है या हरियाणा के जो प्राकृतिक तत्व हैं वो किस तरह से हमें प्रभावित करते हैं और किस तरह से हम उसको आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आगे इसका उपयोग करें। हम देखेंगे कि द सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल कंडीशंस अफेक्टिंग द लाइफ डेवलपमेंट एंड द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसी प्रकार से द टोटलिटी ऑफ सराउंडिंग कंडीशंस इंक्लूडिंग बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक फैक्टर्स, यानी कुल मिलाकर के चाहे जैविक हो चाहे अजैविक तत्व हो जो मानव को प्रभावित करते हैं उसे हम पर्यावरण कहते हैं। भूगोल में हम करेंगे आज फिजिकल एनवायरनमेंट का यानी प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण के बारे में ही आज हम अध्ययन करेंगे। भौतिक पर्यावरण या प्राकृतिक पर्यावरण क्या होते हैं, उसके तत्व कौन कौन से हैं। ऑल द फैक्टर्स और एलिमेंट्स विच आर गिफ्टेड बाय द नेचर आर कॉल्ड नेचुरल एनवायरनमेंट फैक्टर्स। तो ये जो है हमारे जो है प्रकृति ने हमें क्या क्या प्रदान किया है और वो हमें कैसे प्रभावित करते हैं। हरियाणा के अंदर पर्टिकुलरली रूप से देखते हैं, हम देखते हैं कि हजारों हजारों सालों से पर्टिकुलरली हरियाणा ही एक ऐसा प्रदेश है जहां पर बड़े बड़े संत ऋषि रहे हैं, जहां भगवान ने भी यहां पर आकर के स्पेशली हरियाणा यानी कि परमात्मा यहां पर उतर कर आए हैं। भगवान श्री कृष्ण का तो ये जो क्षेत्र ही रहा है, श्री कृष्ण का हमारा जो कुरुक्षेत्र का यहां पर गीता का उपदेश दिया गया, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो दिया गया है ज्ञान का दिया गया। तो क्यों हरियाणा ही प्रसिद्ध है और हरियाणा के अंदर प्राकृतिक रूप से क्या क्या पर्यावरण में शामिल किया जाता है। प्राकृतिक रूप से हमने प्रकृति ने हमें क्या क्या दिया है, हमें प्रकृति ने धरातल दिया है, जलवायु दी है, मिट्टी दी है, वनस्पति दी है और मिनरल्स दिए हैं। ये सारे हम पर्टिकुलरली हरियाणा के अंदर कहां कहां कैसे प्रभावित करते हैं इसका एक एक पॉइंट हम जो है एक्सप्लेन करते हैं, नक्शे के साथ करते हैं ताकि इजीली कम समय में और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। अब देखते हैं, हम यहां देखते हैं प्राकृतिक रूप से फिजियोग्राफी का हम लेते हैं पहला पॉइंट, यानी कि भूआकृति हमारी जो कैसी है, इस तरह से हमारा जो धरातल है वो कैसा है। हम यह देखते हैं कि हरियाणा है, हरियाणा कि यहां जो है अलग अलग प्रकार से इनका सिस्टम बना हुआ है भूआकृति का। कैसे है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बाढ़ के मैदान हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बालू के टीले हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो एलुवियल सॉइल है यानी कि जहां नदियां बहती रहती हैं और साथ साथ उपजाऊ मिट्टी को भी लाती रहती है, आसपास क्षेत्र में बखेरती रहती है। इसके अलावा कुछ ऐसे क्षेत्र जो पर्वतीय क्षेत्र है, कुछ हमारा जो अरावली क्षेत्र है वो विश्व का सबसे पुराना क्षेत्र है जहां हमारे अरावली पर्वत बने हुए हैं, करोड़ों अरबों साल पुराना जो हमारा क्षेत्र है। और विश्व हमारा जो नया सबसे लेटेस्ट है हिमालय पर्वत का जो है शिवालिक पहाड़ियां हैं, ये हमारे हरियाणा के उत्तरी पूर्वी भाग में फैली हुई है। इस प्रकार से हम देखते हैं हमारे धरातल की बात देखें, एक्टिव फ्लड प्लेन्स कहां पर है, ये हमारा देखिए यहां ये एक्टिव फ्लड प्लेन्स है, ये क्षेत्र है। सबसे पहले हम समझेंगे भाई फ्लड प्लेन्स क्यों है, यहां बाढ़ के मैदान क्यों कहते हैं इसको। स्पष्ट सी बात है, बाढ़ के मैदान वहां होते हैं जहां नदियां बहती हैं और हमारी मुख्य जो पेरिनियल रिवर्स है, सदाबहानी रिवर कौन सी हरियाणा के अंदर, हरियाणा तो एक ही है, ये जो हम यमुना नदी है। और यमुना नदी बहती है तो जब बारिश आती है तो आसपास के क्षेत्र में पानी दूर दूर तक फैल जाता है और दूर दूर तक फैलता है तो बारिश के मौसम में
आसपास क्षेत्र को उसको बाढ़ का मैदान बोलते हैं। और जब पानी आता है तो अपने साथ मिट्टी का बहाव भी लाता है और उपजाऊ मिट्टी का क्षेत्र बन जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं फ्लड प्लेन। तो एक तो ये समझ में आ गया भाई यहाँ पर बाढ़ के मैदान क्यों कहते हैं। यमुना नदी बहती रही करोड़ों सालों से, बहरी जब से धरती हमारी बनी हुई है, इतनी पुरानी है। दूसरा है हमारा, इसी में देखते हैं एओलियन प्लेन। एओलियन का मतलब है वायुड के मैदान, वायु के द्वारा बने हुए, जब बालू टेले जैसी ये है, ये हमारे ये क्षेत्र है हमारा। महेंद्रगढ़ का जिला है, भिवानी का है, हिसार का है, सिरसा का है, ये क्षेत्र इस तरह से। ये आज भी बालू के टीले हैं जो करोड़ों सालों से ही बलुई मिट्टी के मैदान है। ये एक्चुअली क्या है, हमारा जो राजस्थान का जो सूखा क्षेत्र है उसके साथ साथ बाउंड्री बनाता है। और आज तो काफी चेंजेस आ गए हैं, हमने जो है इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर ली है, कैनाल के द्वारा भी और अंडरग्राउंड वाटर के द्वारा भी हमने फैसिलिटी प्रोवाइड कर ली। इसलिए हरियाणा के अंदर अब शाम को आंधी नहीं आती। अन्यथा मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, सन 70 हम जब छोटे छोटे थे तो हम 65 से लेकर के और 70 तक तो रोज आंधी हम देखते थे हरियाणा के अंदर। शाम के शाम जिला महेंद्रगढ़ के अंदर इतनी आंधी आती थी रोज के रोज कि सब कुछ अंधेर, जैसे बादल आते इस तरह से आते थे और मिट्टी के टीले भी ऊंचे ऊंचे पाए जाते थे। खेती बाड़ी वगैरह है वो सारा सूखा क्षेत्र होता था। हमारी जो पैटर्न है, क्रॉपिंग पैटर्न है, वो भी सिर्फ जन बाजरा होता था या चने होते जहां बहुत ही कम बारिश हो, ऐसे क्षेत्र हमारे बने हुए थे। तो ये सारे बालू के टीले आज भी है, पहले भी बालू के टीले थे। इसी प्रकार से अरावली पीडमेंट, अरावली के गिरिपद है, अरावली हमारे जो ये क्षेत्र है ये अरावली के बोले जाते हैं। ये पर्वतीय प्रदेश है छोटे हमारे, लेकर के जिला महेंद्रगढ़ से लेकर के भिवानी के अंदर कुछ हमारे पाए जाते हैं। और रेवाड़ी के होते हैं, गुड़गांव होते हैं, दिल्ली तक। जब हम दिल्ली पहुंचते हैं तो हम देखते हैं जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो ऊंचे की बजाय नीचे पहाड़ी खत्म हो जाती है। दिल्ली के लास्ट पर हम पहुंचते थे हरियाणा से, रेवाड़ी चलते हैं, गुड़गांव चलते हैं और फिर दिल्ली में एंट्री करते हैं तो पहाड़ है वो काफी नीचे हो जाते हैं और पहाड़ के ऊपर सड़कें बन गई। इस प्रकार से गिरिपद के मैदान ऊंचे पहाड़ थे उसके गिरिपद के। इसी प्रकार से यहाँ एवियो फ्लोवियल प्लेन, ये सारे मैदान कैसे कहते हैं, यहाँ नदियां बहती, ये सारी नदियां अब भी बहती है, पहले भी बहती थी। ये सारे ये क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र, ये तो ये क्या है, यहाँ पर ये नदियों का मैदान है। यहाँ नदी आती है तो अपने आसपास के क्षेत्र में मिट्टी का बहाव लाती है और जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं इसको, ये उपजाऊ होती है। कुछ क्षेत्र आज ऐसे बन गए हैं जो पुराने समय के अंदर जो है जलोढ़ मिट्टी होती है वो बांगरो कहलाती है, और खादर होती है जो नई एलुएल होती है, जो बाढ़ का पानी आसानी से आसपास क्षेत्र में फैल जाता है, उसको खादर कहते हैं। और भाबर प्रदेश ऐसे होते हैं जहां पर पहाड़ी इलाका हो और पहाड़ी इलाके से ऊपर बह करके और मोटे मोटे कंकर पत्थर गिरिपद में गिर जाते हैं, तो वहां मोटे मोटे कंकर जमा होते हैं। जैसे हमारे ये है गिरिपद, ये हमारे ये है पर्वतीय प्रदेश है, और यहाँ आसपास के क्षेत्र में काफी बारीक 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 जो है कंकर पत्थर जमा हो जाते हैं। और कई क्षेत्रों में तो ऐसा हो जाता है कि ऊपर मिट्टी होती है और बारिश आती है तो मिट्टी पत्थरों के नीचे से पानी चला जाता है और दूर जाकर पानी बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार का हमारा जो क्षेत्र है। अब ये देखते हैं सारा एलुवियल प्लेन है और कुछ जो है, और लगभग लगभग जो हमारा लगभग 93% ज्यादा सारा सारा क्षेत्र एलुवियल है। तो इससे तो आपको पता ही चल गया कितना महत्वपूर्ण है, कितना उपजाऊ क्षेत्र है। ये हमारा हो गया इसका हमारा धरातल। अब अगला चलते हैं जियोलॉजिकल सिस्टम। ये देखिए आप, हमारा जियोलॉजी, हमारा भूगर्भ कैसा है हम देखते हैं। अब आप यहां से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। ये क्षेत्र देखिए आप, ये क्षेत्र है, अभी मैंने बताया था ये क्षेत्र सारा। ये कौन सा है, हमारा शिवालिक सिस्टम। शिवालिक पहाड़ी, हमारे जो नया पहाड़ है हिमालय पर्वतीय प्रदेश, ये हमारा आगे हिमालय पर्वत लग जाता है। हमारा उत्तरी भाग है हरियाणा का, ये हिमालय पर्वत यहां से स्टार्ट हो जाता है। इसी प्रकार से इसके बाद ये दूसरा शिवालिक सिस्टम, ये तो हो गया शिवालिक सिस्टम। नंबर 2 ये हमारा जो है अरावली सिस्टम। और ये बाकी जो क्षेत्र है ये प्लेन एरिया है, ये क्या कहलाएगा, इंडो गैंजेटिक प्लेन, यानी कि सारा मैदानी क्षेत्र है। यहां पर ऊपर से पर्वत है, नीचे वाले पर्वत है, सारों मिट्टी ला करके जमा हुआ क्षेत्र है, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। इस प्रकार से हमारी
ये हमारा क्षेत्र है। अब ये देखते हैं, इससे भी पता चलेगा जियोलॉजी से भी। अगला चलते हैं हम क्लाइमेट, जलवायु के बारे में लेते हैं कि हरियाणा की जलवायु कैसी है। हरियाणा की जलवायु हमारी जो है 3 प्रकार की है। ड्राई सब ह्यूमिड नंबर 1, ये नंबर 1 ड्राई सब ह्यूमिड, नंबर 2 सेमी एरिड, नंबर 2 सेमी एरिड, और नंबर 3 है एरिड। ये 3। अब तीनों का क्लियर है। एरिड का मतलब मैंने अभी बताया था, जो दक्षिणी पश्चिमी या पश्चिमी भाग है हमारा बिल्कुल एरिड है। एरिड का मतलब बहुत ही शुष्क है। वर्षा है वो भी बहुत कम पाई जाती है, और टीले हैं वो बालू के टीले भी हैं, और यहाँ शुष्क क्षेत्र पाया जाता है। इसके ऊपर है ड्राई सब ह्यूमिड, ये थोड़ा सा सूखा भी है और अर्ध शुष्क है। और ये जो है हमारा सेमी एरिड बीच वाला भाग है, और ऊपर वाला ड्राई सब ह्यूमिड। ऊपर जो बारिश थोड़ी ठीक होती है, इसलिए सब ह्यूमिड उपोष्ण प्रदेश प्रकार के पाए जाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं। अगला है रेनफॉल के बारे में बहुत क्लियर है। देखिए आप, जो हम उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में चलते हैं तो सबसे पहले रेनफॉल की बात करते हैं। जो हम हिमालय पर्वतीय प्रदेश या शिवालिक प्रदेश होते हैं, यहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है। ये 1000 मिलीमीटर से ज्यादा होती है यहाँ पर। उसके बाद में नीचे वाले भाग है, यहाँ सबसे ज्यादा, फिर नंबर 2 पे कम होती चली जाएगी, नंबर 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6, इस तरह से जो हम दक्षिण की ओर चलते जाएंगे वर्षा की मात्रा बहुत कम होती जाएगी। यानी उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पंचकुला से लेकर अंबाला, यमुनानगर, इसमें सबसे ज्यादा, और धीरे धीरे कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत में इससे कम। उसके बाद में जींद है, फतेहाबाद है, सिरसा, इसमें सोनीपत में, रोहतक में इसमें और कम। और उसके बाद में फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, महेंद्रगढ़, भिवानी, ये सबसे कम वर्षा यहाँ पर पाई जाती, आज भी पाई जाती है और पहले भी सदियों से ही चला आ रहा है। क्योंकि ये सिस्टम प्रकृति का है, इसलिए रेनफॉल भी जो है हमारा बिल्कुल जो उत्तर में ज्यादा, दक्षिण में, दक्षिण पूर्व में, पश्चिम में कम। लेकिन जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो इसके विपरीत पाया जाता है। देखिए यहां पर तो रेनफॉल ऊपर ज्यादा थी, लेकिन अब यह क्या होगी, यहाँ टेम्परेचर है ऊपर सबसे कम होगा, लेकिन जो हम पश्चिम की ओर चलेंगे तो रेनफॉल हमारी जो है टेम्परेचर है वो ज्यादा बढ़ता जाएगा। यही कारण है कि जिला महेंद्रगढ़ के अंदर, सिरसा, हिसार के अंदर, भिवानी के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे। अगला है हमारा है अरे भाई गड़बड़ हो गई, सारा काट दे, इसको हटाओ। ये हमारा जो है अगला, चलिए ये लेंगे सॉइल्स के बारे में, मिट्टियों के बारे में। मिट्टी ओवरऑल जो है सारी बढ़िया है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। दोबारा से हमने जो देखा था वो सिस्टम वही था कि कुल मिलाकर के ऊपरी पर्वतीय प्रदेश, यहां पर्वतीय मिट्टी, हमारा नीचे ऊपर शिवालिक हिल्स है, पर्वतीय मिट्टी, नीचे अरावली हिल्स है, इसके आसपास क्षेत्र है वो पर्वतीय मिट्टी। इसके बीच का जो भाग है ये बाढ़ के मैदान है। पूर्व में यहाँ इधर यमुना नदी बहती, इधर घग्गर नदी वगैरह बहती है, ये सारा बाढ़ के मैदान होती है, अच्छी मिट्टी है। इसके अलावा शुष्क मिट्टी हमारा बिल्कुल पश्चिम की ओर जो जाते हैं हम, तो शुष्क मिट्टी जहां बालू के टीले हैं। और उसके बाद में बीच का जो भाग है काफी उपजाऊ मिट्टी, क्यों, एल्यूवियल सोयल है, नदियों के द्वारा लाई हुई मिट्टी है जो करोड़ों सालों से यहां जमा हुई है। इस प्रकार से सॉइल पर हमारी मिट्टी भी बहुत ही उपजाऊ प्रकार की मिट्टी हरियाणा के अंदर पाई जाती है। और कुल मिलाकर के लगभग 93% से ज्यादा क्षेत्र है वो सारा का सारा ही समतल है। इसलिए सदियों से, महाभारत काल से ही आप देखेंगे, महाभारत काल में इससे पहले भी यही क्षेत्र, हरियाणा और पंजाब वाला जो क्षेत्र है उसमें स्पेशल रूप से ये बहुत उपजाऊ है। इसीलिए यहाँ पर जो है जो लड़ाई हुई थी वो क्यों हुई थी, यहाँ कौरव और पांडव की लड़ाई क्यों हुई थी, इसीलिए तो हुई थी। उन्होंने जमीन भी बहुत कम दी, और दी वो भी पथरीली थी, जो हमारा इंद्रप्रस्थ बोलते हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र है वो दे दिया। और इसमें सारे क्षेत्र में यहाँ पर महाभारत जो हुआ था कुरुक्षेत्र में, मिट्टी के कारण से हुआ था। यहाँ पर पानी की सुविधा है, मिट्टी की सुविधा पाई जाती है। इसलिए हरियाणा के अंदर कुल मिलाकर हमारा जो पर्यावरण कैसा है, हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है वो सारा अच्छा है। प्राकृतिक पर्यावरण में फिर दोहरा देना चाहता हूं
कि खाली हम पेड़ पौधों को शामिल नहीं करते। पर्यावरण का मतलब है चाहे मिट्टी है वो भी हरियाणा के लोगों को प्रभावित करती है। अब आप देखते हैं जहां पर उपजाऊ मिट्टी होती है वहां के लोगों के पास अनाज के भंडार बने हुए हैं, वहां की प्रोस्पेरिटी ज्यादा होती है। अब यहां मैं मोटा एग्जांपल देता हूं, यहीं कृषि का दे देता हूं हरियाणा का, कि किस तरह से हमारा सॉइल प्रभावित करती है मानव को। तो कैसे करती है, जो उपजाऊ क्षेत्र है वहां पर कपास बहुत बड़ा, जो सिरसा हिसार है यहाँ पर कपास बहुत बड़ा होता है। क्यों होता है, काली मिट्टी है, इसके अलावा इरिगेशन फैसिलिटीज है। दक्षिणी हरियाणा के अंदर ऐसा क्यों भाई, यहाँ पर जो उपजाऊ मिट्टी की बजाय बालू मिट्टी है, इसलिए हम कपास उगा तो लेते हैं लेकिन हमें पानी भी देना पड़ता है, हमारा खर्चा भी ज्यादा होता है और उतनी उपजाऊ उतनी पैदावार नहीं हो पाती। इसके अलावा हम जो है बाजरे की फसल लेते हैं, जहां ऊपर कपास की फसल लेते हैं जो कई 5-6 हजार जो है 1 क्विंटल का रेट होता है कम से कम, और जबकि बाजरे का रेट जो मुश्किल से 1000-2000 होगा, मुश्किल 2000 लगा लीजिए। इतना अंतर डिफरेंस होता है हमारे काली मिट्टी का। तो प्रभावित तो निश्चित रूप से करते हैं। जो मिट्टियां उपजाऊ होंगी वहां के लोगों के पास जो है इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ज्यादा, तो प्रभावित हुआ ना, हमारी मिट्टी ने प्रभावित किया इसको। इसलिए मिट्टी भी हमारे पर्यावरण को प्रभावित है करती, मानव के पर्यावरण को प्रभावित करती है। इसलिए लोग जो है आर्थिक रूप से हमारे को देखते हैं, सिरसा हिसार के लोगों के पास लंबी लंबी काफी जमीनें भी ज्यादा है और उपजाऊ भी और पानी की सुविधा है, इसलिए लोगों के पास इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ज्यादा होती है। जबकि दक्षिण हरियाणा के अंदर हमारे जो है एजुकेशन तो ज्यादा है, वो अपना गुजारा करते हैं, लेकिन जमीन जो है उपजाऊ है, कम उपजाऊ है, और इसलिए अपना अन्य कार्य पर ज्यादा निर्भर करते हैं। ये हमारा मिट्टी प्रभावित कैसे करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं नेचुरल ड्रेनेज। प्राकृतिक रूप से हमारी कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदियां बहती है हरियाणा के अंदर, वो भी देखना है हमने, और किस तरह से ढाल के अनुसार चलते हैं। जो सिस्टम जो हमारा ढाल के अनुसार जो नदियां बहती हैं उन्हें ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। तो नदियों के बहने के नमूने क्या बोलेंगे, ड्रेनेज पैटर्न। अब यह ड्रेनेज सिस्टम, अब ये देखिए हमारा ऊपर वाला पर्वतीय प्रदेश है, तो इसका ढाल कैसे है, उत्तर पूर्व से और हमारा पश्चिम की ओर क्षेत्र है। ये घग्गर नदी है, ये आज नहीं बस बहुत ज्यादा समय से बह रही है। और इसी के साथ साथ आपने सरस्वती नदी सुनी होगी, जो ऋग्वेद के अंदर तो इसका नाम ही आ रहा है सरस्वती नदी। यहां पर बड़े बड़े संत महात्मा यहाँ पर जो है चिमटे वगैरह पाए गए नीचे नदी के आसपास क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर वो तपस्या भी करते थे। और लोग चाहे तपस्या हो, चाहे खेती करना हो, या लोगों का रहना हो, या सभ्यताएं पनपती हो, कहां पनपती हैं, हमेशा जहां पर जो है इरिगेशन फैसिलिटीज होंगी, पानी की फैसिलिटी होगी, अच्छी क्लाइमेट होगी, तो उनको खाने पीने के लिए, पर्यावरण के लिए, रहने के लिए अच्छा शुद्ध वायु मिलेगी, शुद्ध पानी मिलेगा और शुद्ध खाना मिलेगा। और यही कारण है कि यहाँ पर दूध और दही की नदियां बताते हैं। इसका मतलब है यहाँ अच्छे पशु पालते हैं, आज भी पशु पालते हैं, घी दूध आज भी लेते हैं, पहले भी देते थे। इसलिए नेचुरल ड्रेनेज में इरिगेशन फैसिलिटी के लिए ये नदियां बहती हैं। इसके अलावा हमारी यमुना नदी है, ये भी करोड़ों सालों से बह रही है, आज भी बह रही है और पहले बहती थी। इसी के अलावा जिला महेंद्रगढ़ में दोहन नदी और कृष्णावती नदी बहती है, साहिब नदी और राजस्थान से आती है, लेकिन ये सीजनल है, मौसम के अनुसार कभी आ गई तो ठीक है, नहीं राजस्थान ने अपना बांध भी बना लिया है। लेकिन कुल मिलाकर के हमारा ड्रेनेज पैटर्न ये है, पूर्व की ओर उत्तर प्रदेश और हरियाणा को अलग से डिवाइड करने की रेखा है। ये हमारा ड्रेनेज पैटर्न। तो इससे पता चलेगा कि हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए नदियां कहां कहां से हैं। और यही कारण है कि यमुना नदी है, इसकी पश्चिमी यमुना नहर है, यमुना नदी से ही निकाली गई और उसका काफी क्षेत्र है हमारे हरियाणा के नहरों से निकलता है। इसी प्रकार से बाकी जो क्षेत्र है, घग्गर नदी वगैरह है, इसके कारण से आसपास जो हमारी जो भाखड़ा नहर है, इससे उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र भी हमारे नहरों से किया जाता है। अगला चलेंगे हम, इसमें देखेंगे ग्राउंड वाटर क्वालिटी। अब ये क्वालिटी का आपको समझ में इसलिए आ जाएगा क्योंकि जहां नदियां बहती हैं वहां पर पानी हमेशा मीठा मिलता है, निश्चित रूप से मिलता है, क्योंकि नदियां बहती ऊपर से प्राकृतिक रूप से पानी आता है, पानी आता तो नीचे बहेगा तो प्रकृति का तो वाष्प बढ़ करके नीचे आया हुआ है बारिश से। तो इसलिए आप देखेंगे ये हरियाणा का क्षेत्र है, यहां हमारा ये ले ली पंचकुला, ले लीजिए अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, करनाल, सोनीपत, और ये इधर हमारा जो है नीचे फरीदाबाद से लेकर के इधर तक का है, और कुछ हमारा जिला महेंद्रगढ़ का है, ये क्षेत्र है, कुछ गुड़गांव और रेवाड़ी का क्षेत्र है। इस पर अभी समझ में आ जाएगा आपको भी यहाँ पर मीठा पानी क्यों है, क्योंकि यहाँ ऊपर वाले भाग में क्या है, घग्गर नदियां और इसकी सहायक नदियां चलती है। इसके अलावा यमुना नदी है, ये भी बहती है। तो यहाँ पूर्वी भाग के अंदर और उत्तरी पूर्वी भाग के अंदर नदियां बहती हैं। और दक्षिणी भाग के हरियाणा के अंदर मीठा पानी क्यों मिलता है, क्या दोहन नदी, कृष्णावती नदी और साहिबी नदी, ये इनका पानी भी आता है तो पानी मीठा हो जाता है। और बाकी क्षेत्रों में पानी
क्या होता है, नहरों का पानी इतना ज्यादा दे दिया है कि नीचे के लवण है ऊपर आ गई है, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज आपने कैनाल से ज्यादा कर रखी है, इसलिए पानी वाटर लॉगिंग नीचे नमक पिघल करके ऊपर आ रहा है। तो इसमें किसी का दोष नहीं है, क्योंकि ड्रेनेज हमारा जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। तो ग्राउंड वाटर क्वालिटी का अलग अलग सिस्टम आप देख रहे हैं, ये क्षेत्र है, और बीच के भाग में कुछ क्षेत्रों में यहाँ नमकीन पानी भी पाया जाता है। अगला चलिए, अब फॉरेस्ट की बात है, हमने पहले भी डिस्कशन करते हैं, फिर भी हमारा बताना जरूरी है कि आप देखेंगे फॉरेस्ट के अंदर तो हमारा उदय पंचकुला का क्षेत्र है और ये यमुनानगर का क्षेत्र, जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर ज्यादा फॉरेस्ट होते हैं। क्यों? यहाँ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, सरकार ने करा के पाबंदी लगा रखी, कोई इसको पेड़ पाड़ नहीं काटेगा, इसलिए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। बाकी पूरे हरियाणा के अंदर फॉरेस्ट नाम का लगभग जो 3.5% ही क्षेत्र एरिया कवर्ड है। बाकी जो है हमारे ज्यादा डेवलपमेंट के कारण से पेड़ पौधे खेतों से निकाल लिए हैं, और खेती के कारण से हमने ट्रैक्टर चलाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी लागू करने के लिए हमने पूरे हरियाणा के अंदर देखते हैं पेड़ पौधे बहुत ही कम पाए जाते हैं। कारण क्या है? हम ज्यादा पैदावार करने के लिए पेड़ पौधों को बहुत ज्यादा काट दिया, इसी के कारण से हमारी मानसून का जो सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। कारण क्या है? तो इसलिए हम ये इससे हमारे तत्व को डिस्कस करने का मतलब यह है, फॉरेस्ट एरिया भी बराबर होना चाहिए था हमारा पर्यावरण शुद्ध होने के लिए। लेकिन हमारा पर्यावरण के लिए जो हमारे पेड़ पौधे काट दिए, तो निश्चित रूप से ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, इसके साथ अब बाढ़ वगैरह आ रही है, वो भी आएंगी, क्योंकि बाढ़ जहां क्षेत्र में पानी आता है, अगर पेड़ पौधे मजबूत होंगे तो मिट्टी को बनाए रखते हैं और बाढ़ नहीं होने देते। लेकिन जब मिट्टी नहीं होगी, तो जहां आसपास क्षेत्र में नदियां बहेंगी तो मिट्टी को काट देती हैं, और बालू के कारण भी यही है, आंधियां आती हैं तो बालू को उड़ा ले जाती हैं, वो काट देती हैं। इसलिए हमारे जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही कम है, और फॉरेस्ट का होना कम से कम 33% चाहिए, लेकिन हमारे पास बहुत ही कम है। गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि हमारा जो है अर्बन एरिया के अंदर पार्क्स वगैरह में लगाया जाए, खेतों के अंदर जो है फ्रूट्स फलदार पौधे लगाए जाए, बागवानी डिपार्टमेंट पैसा देता है हर साल, ताकि लोग किसी भी तरह से पौधे लगाएं और एनवायरनमेंट भी शुद्ध रखें, अपने आप भी शुद्ध रखें, और एनवायरनमेंट भी हमारा ठीक रहे, और उनके लिए हमारी पैदावार के लिए फल फ्रूट्स वगैरह भी ज्यादा हो। तो इस कारण से, और इसके अलावा अरावली और शिवालिक क्षेत्र में भी हमारे पेड़ पौधे ज्यादा लगाए जा रहे हैं, ताकि हमारा एनवायरनमेंट ठीक रह सके। अगला है हमारा, क्योंकि ये एक एक पॉइंट इसलिए होता है फिजिकल का, ताकि हमें इससे प्रभावित पड़ते हैं। निश्चित रूप से हम ये समझते हैं क्यों डिस्कशन हम ये सीधा कर रहे हैं कि फॉरेस्ट भी हमें प्रभावित करते हैं, काली मिट्टियां हैं वो भी प्रभावित करती हैं, हमारा धरातल है वो भी प्रभावित करता है, हमारा जलवायु मानव को वो भी प्रभावित करता है। जलवायु का मतलब जहां बारिश कम होगी तो वहां पर मानो कम फसल ले लेगा, और जब बारिश बढ़िया होगी तो वहां ज्यादा फसल ले लेगा, तो प्रभावित हुए ना। उत्तर भारत के अंदर कैनाल्स वगैरह ज्यादा है, यही कारण है। तो एक एक बिंदु है वो हमारे पर्यावरण को, हरियाणा के लोगों के जीवन को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता। अगला है हमारा, ये है वाटर फ्लक्चुएशंस, वाटर टेबल। देखिए आप, अब ये देखेंगे बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये जो क्षेत्र है, ये हमारा, ये जो गेहुआ रंग है, या यूं कह लीजिए कि भगवा रंग है, ये लगभग सारा जो क्षेत्र है यहाँ पर ट्यूबवेल से सिंचाई की जाती है, इसलिए भूमिगत जल का जो है वाटर है वो लेवल नीचे काफी चला गया है। और ये बाकी जो ग्रीन टाइप का हमारा देख रहा है, नीला नीला कलर है, इसमें क्या है, ये नहरों से ज्यादा जो हमारी सिंचाई होती है, इसलिए यहाँ का अधिक नहरें सिंचाई होने से पानी ऊपर ही आ गया है। इसके इसे बोलते हैं वाटर लॉगिंग, यानी जल क्रांतता, यानी जल ऊपर आ गया है। इसके कारण से काफी क्षेत्र के अंदर जो है जल क्रांतता होने से हमारी मिट्टी भी खराब हो जाती है, हमारी भूमि भी खराब हो जाती है, और दोनों प्रकार से होती है। ज्यादा पानी आने से भी खराब होती है जमीन, और ज्यादा नीचा गहरा पानी जाने से भी उस क्षेत्र में खर्चा बढ़ जाता है और फसलें नहीं हो पाती है। इसलिए दोनों प्रकार की हमारी समस्याएं बढ़ रही, वाटर लॉगिंग की भी और नीचे पानी जाने की भी समस्या है। तो इसलिए पानी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो ज्यादा बढ़िया होता है। तो अब ये हम देख रहे हैं कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हमारा इक्वल होता है। अब यहाँ पे एक देखेंगे इरिगेशन हरियाणा के अंदर 2022-23 के आंकड़े देखेंगे तो नहरों से कितना कितना परसेंट होता है। नहरों में सबसे कम क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां नहरों से बहुत कम पानी की सिंचाई, पानी से सिंचाई होती है? देखिए आपने, अब यहाँ सबसे पहले पंचकुला के अंदर नहरों से सिंचाई नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। अंबाला के अंदर सिर्फ 2% सिंचाई नहरों से होती है। इसके अलावा मैं सबसे पहले कम बता देता हूं, कुरुक्षेत्र के या यमुनानगर में भी 1.71% नहरों से सिंचाई होती है। इसके अलावा हम देखते हैं रेवाड़ी के अंदर 0% जो नहरों से सिंचाई होती है। इसके अलावा गुड़गांव में और फरीदाबाद में भी
नहरों से सिंचाई नहीं होती है, परसेंटेज में कुछ नहीं है। इसके अलावा हम देखते हैं जिला महेंद्रगढ़ में 0.82% नहरों से सिंचाई हो पाती है। इसका मतलब यह है कि दक्षिणी हरियाणा के अंदर तो नहरों का नाम मात्र की ही फैसिलिटी मिल पा रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इरिगेशन फैसिलिटीज की हमारे बराबर नहीं मिल पा रही है, तो भौतिक कारण को समझने का मतलब है हमारा पर्यावरण कहाँ संतुलित है। भाई हमारे क्षेत्र में भी नहरें आनी चाहिए थी ना। आपने दक्षिणी हरियाणा के अंदर कुछ भी नहरें नहीं है। उत्तरी को क्षेत्र, उत्तरी में देखेंगे पर्वतीय क्षेत्रों में वहां भी कम है, और दक्षिण में देखेंगे वहां भी कम है। बाकी क्षेत्रों के अंदर देखिए आप 97% अगर देखें तो जींद के अंदर 97%, 57.76% नहरों से, कैथल में 39.28%, कुरुक्षेत्र में 19.31%, और ये फतेहाबाद में 28.25%, सिरसा में 69%, हिसार में 68.89%, भिवानी में 24.78%, चरखी दादरी में 29.54%, रोहतक में 58.59%, झज्जर में 45.92%। अब आप देखते हैं कुल मिलाकर के तो हमारा हालात बहुत खराब है। तो इससे पता चलता है कि हमारी इरिगेशन फैसिलिटी तो जो है दक्षिणी हरियाणा के अंदर नाम मात्र की रहेगी। इसलिए यहीं पर यह समस्या आ गई कि हम दोनों को प्राकृतिक रूप से जब देखेंगे बंटवारे की पानी में, यहां इक्वल होना चाहिए कि हम, ताकि हम इसको बराबर जुडिशियस कर सके। अब यहां समझ में आ गई, आपको सारी चीजों को समझ में आ गया कि पानी कम क्यों है, वहां पर ज्यादा क्यों है। जब तक हम कानून के अनुसार इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पानी का नहीं करेंगे तो हमारे प्राकृतिक कारक हैं वो प्रभावित करते हैं, और ये मानव या पॉलिटिकल लेवल के ऊपर जब तक पानी का बराबर बंटवारा नहीं किया जाएगा नहरों का, जब तक संतुलित विकास नहीं हो सकता, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इसलिए जरूरी है कि जुडिशियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैनाल वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? That meets the needs of present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। यानी कि आज की बजाय अगली जनरेशन के लिए भी लगातार रूप से पानी मिलते रहना चाहिए, ताकि अगली जनरेशन भी अपना जीवन निर्वाह कर सके। ये इसे बोलो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसके लिए क्या है, यहां प्रॉब्लम्स क्या है ये हम देखते हैं। हाँ, प्रॉब्लम्स और एक्सप्लॉइटेशन वाटर लॉगिंग कहना, या शॉर्टकट कर देता हूं, लंबा चौड़ा नहीं करना है। दो बातें समझ में आ गई। जहां नहरों से ज्यादा मात्रा में पानी दिया जाता है उनमें वाटर लॉगिंग होगी, यानी बहुत ज्यादा पानी हो गया हरियाणा के अंदर। स्पष्ट हो गया, बिल्कुल जिले वाइज हो गया। दक्षिणी हरियाणा के अंदर बिल्कुल नाम मात्र का है। डीप ग्राउंड वाटर टेबल इन ट्यूबवेल इरिगेटेड है, ये स्पष्ट हो गया। कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां नहरों से बिल्कुल नहीं है, तो वहां पर नीचा पानी चला गया, वहां पीने के पानी की भी समस्या है। और उत्तर जो अन्य क्षेत्र हैं जहां पर नहरों से ज्यादा पानी है, तो उनका पानी अधिक होने से समस्या हो गई है। तो सीधी सी बात है, अब जहां पर पानी नीचे चला गया है वहां पर कम सस्ती, हमारी जो एक तरह से बाजरा हुआ, बहुत ही हल्की कीमत होती है, ऐसी फसलें पैदा होती हैं और खर्चा ज्यादा होता है। और जहां पर नहरें हैं वहां पर प्रीशियस, ज्यादा कीमती जमीन, धान है, यहाँ एक कपास है, गन्ना है, ये पैदा होते हैं, और वहां नहरों से कम खर्च आता है। तो दोनों का यंत्र होगा, तो हमारा जुडिशियस सिस्टम है पानी का बंटवारा वो सही नहीं है। तो सिस्टम बाद प्रॉब्लम जो है, तो इससे सोशल टेंशन होगी। हमारे दक्षिण हरियाणा के अंदर बार बार हम पानी मांगते, आज तक भी नहीं मिला है। और एक बार जो है रघु यादव ने भी जल युद्ध के बारे में किया था, जिसमें लाठियां पड़ी थी पानी मांगने से। तो इस तरह से हरियाणा के लोगों के आपस में अगर इस तरह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पानी का नहीं होगा तो निश्चित रूप से तनाव होगा। और यही कारण है कि फिजिकल एनवायरनमेंट हमारा जो है सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी हमारा पानी का बंटवारा सही नहीं हो रहा है। कोर्ट भी ये कह चुका, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है कि इनका हक है सतलुज यमुना लिंक का है, सतलुज वाला पानी दो। लेकिन पंजाब अपनी राजनीति चमकाना चाहता है, और इसमें हमारा जो पैटर्न क्या है, इसमें हमारा जो कई प्रकार की समस्या आ गई है। यहां पर इसका यही है नियम कि भाई सबसे अवॉइड प्लेइंग पॉलिटिकल गेम, राजनीति खेल बंद करना चाहिए। कि पानी का बंटवारा है, कभी जो है दिल्ली के अंदर वही गवर्नमेंट है, वो हरियाणा से कहती पानी लो, और जो पंजाब में भी वो आप गवर्नमेंट बन गई तो उन्होंने कहा हमारे पास पानी नहीं है, और एक तरफ दिल्ली को मांगते। कितना अजीब सी बात है, एक व्यक्ति दिल्ली में जाकर तो कहता हमें पानी चाहिए, और वही व्यक्ति जो पंजाब के अंदर अपनी गवर्नमेंट होती है तो उनसे कहते हैं पानी छोड़ो, हरियाणा वाले कहते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास पानी नहीं है। तो इस तरह की जो ना ये है, ये केजरीवाल स्टाइल पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। देश के लिए हमारे हरियाणा हो चाहे पंजाब हो चाहे अन्य देश के सभी राज्य बराबर होते हैं।
इवन सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानते हैं, तो ये गलत बात है। और इसको सीधी सी बात है, जस्टिस शुड बी फॉलोड। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हैज कम इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। प्रेसिडेंट रेफरेंस है वो हरियाणा के गवर्नमेंट के फेवर में आ चुका है, इसके बावजूद भी डिस्प्यूट बना हुआ है। वाटर शुड बी डिक्लेयर्ड द नेशनल प्रॉपर्टी टू सोल्व द प्रॉब्लम। ये हमारे जो राष्ट्रीय प्रॉपर्टी पानी को घोषित कर देना चाहिए। इसका यही इलाज है कि राष्ट्रीय प्रॉपर्टी घोषित कर देंगे तो उन पर पानी के बंटवारे को इजीली हम स्टेट लेवल पर नहीं छोड़े, तो राष्ट्रीय केंद्र सरकार अपने लेवल के ऊपर डिसाइड करे कि पानी को आपस में बंटवारा करे, भाईचारा में हो, सभी को बेनिफिट मिले, सभी लोगों को बराबर न्याय मिले। और इस प्रकार से जब हम आपस के अंदर मिल करके बैठ करेंगे तो प्राकृतिक जो हमारे जो पर्यावरण हरियाणा का प्राकृतिक पर्यावरण ओवरऑल ठीक है, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूट के कारण से कभी पंजाब अड़ंगा लगा देता है और कभी जो गवर्नमेंट आपस में अदला बदली होती है तो एक दूसरे का वोट लेने के लिए वोटों की राजनीति बीच में आड़े आ जाती है। अन्यथा कोई समस्या नहीं है, बराबर पानी बांट दे तो कोई समस्या हरियाणा के अंदर नहीं है। हरियाणा जो सदियों से ही महान रहा है, आज भी महान है, और भगवान श्री कृष्ण की जो भूमि रही है, कर्म भूमि रही है। यहाँ पर जो है गीता का ज्ञान पूरे वर्ल्ड में दिया गया है। आज भी हम सुनते हैं, शुरू से सुनते आए हैं, देशों में देश हरियाणा, जहां दूध दही का गाना हम किताबों में पढ़ते थे, आज भी देखते हैं। तो हकीकत में यह है, हर घर के अंदर गाय भैंस जरूर मिलेगी, अपना दूध खाते हैं, दूध पीते हैं, घी खाते हैं, अच्छी तरह से सेहत बनाते हैं और अच्छी तरह से रहते हैं, तो पीस प्रोस्पेरिटी है। सिर्फ पानी के बंटवारे का इक्वल कर दे तो कोई समस्या हरियाणा के अंदर नहीं है। तो ये मैंने सारा इसलिए बताया है ताकि आपको नेचुरल प्राकृतिक कारकों का पता चले कि क्यों इस तरह का किया जाता है। सिर्फ मानवीय समस्या है और कोई समस्या नहीं है। इसलिए दोबारा से मैं ये कहना चाहता हूं कि इस समस्या को मिटाना चाहिए और इसको जो है मिल बैठ करके सारी समस्या को दूर होना चाहिए। और इस प्रकार से फिजिकल एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन हरियाणा के बारे में डिस्कशन करने के बाद मैं समझता हूं कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक कारक किस तरह से मानवीय जीवन, हरियाणा के मानवीय जीवन को प्रभावित करते हैं, सदियों से करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। आज भी हम जो बराबर पानी के लिए हक अपना मांग रहे हैं, दक्षिणी हरियाणा के लोग मान रहे हैं। और ये तो हमारा जो बिल्कुल जो गवर्नमेंट के आंकड़े हैं उनके अनुसार ही मैंने बताया है, ये हमारा 2022 और 23 के परसेंटेज के आंकड़े हैं, उनके आधार पर ही मैंने बताया कि किस तरह से हमारा जो पानी का बंटवारा है वो भेदभाव होता जा रहा है। इनको ठीक करना चाहिए तो कोई समस्या नहीं रहेगी। तो इस तरह से हमारा एनवायरमेंटल जो फिजिकल एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट अच्छी से हम कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू।